अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा लंबे समय तक कंपाउंड होता रहे और पैसा आने वाले कुछ दशक में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे, तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि क्या 10 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हमें एक अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में फॉलो करनी चाहिए और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए या लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसका टाइमिंग फिक्स होता है, स्टडी का टाइम होता है, क्लासेस का टाइम होता है। इसी तरीके से अगर हमें इन्वेस्टमेंट को मल्टी ईयर्स तक, डिकेड्स तक ग्रो करना है और उस पैसे को बड़ा करना है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने बताया कि अगर 10 लाख रुपए केवल 26% के हिसाब से कंपाउंड करें तो वो पैसा हर 10 साल में जो है 10 गुना हो जाता है। और वो अगर 10 लाख करा हुआ भी जो है पैसा जो है 10 साल बाद जो है 1 करोड़ हो सकता है, और वही पैसा अगले 20 सालों में जो है पूरे 30 साल की साइकिल में वो पैसा 100 करोड़ रुपए तक मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन हमें एक डिसिप्लिन अप्रोच की जरूरत है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द वेरी फर्स्ट रूल इज इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रैशनल। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, प्लीज डोंट इन्वेस्ट। दोस्तों, आप कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां आपको ये समझ आना जरूरी है कि आप क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें रिस्क्स हैं, क्या उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आपको इक्विटी मार्केट्स की समझ नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो उस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उनको उस चीज की समझ होती है। और अगर वो भी समझ नहीं है तो आपको सीधे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का भी रोल नहीं होता है। जो इंडेक्स फंड्स में जो है शेयर्स एनएसई द्वारा या बीएसई द्वारा चेंज किए जाते हैं, उन्हीं शेयर्स में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। और ऐसे फंड्स ने 12 से 15% का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसे कमा के दिए हैं। यहां पे भी बहुत अच्छी कंपाउंडिंग होती है। और अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो है अपने इन्वेस्टमेंट की पूरी समझ होनी चाहिए कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आपके पास एक जो है इन्वेस्टमेंट का रैशनल होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं है तो वहां किसी के भी बहकावे में आकर कभी इन्वेस्ट ना करें। आपको जिस चीज समझ आ रही है उसको पूरी तह तक जाए और तभी उसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों, दूसरा है पे मिनिमल फीस एंड एक्सपेंसेस। जब भी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो जहां पर आपका अकाउंट है वहां आपको समझ होनी चाहिए कि क्या ब्रोकरेजेस हैं, कितने एक्सपेंसेस यहां पर जाएंगे। आपको पूरा जो है एक एक्सपेंस के बारे में, चार्जेस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि पर एनम ये मैनेजमेंट फीस क्या लेंगे, कितने पर एनम जो है इसमें से डिडक्शन होगा, क्योंकि आपका जो ओवरऑल कंपाउंडिंग रिटर्न्स हैं उसका एक काफी बड़ा रोल हो जाता है फीस और एक्सपेंसेस में। क्योंकि एनुअली फीस और एक्सपेंसेस जो कटते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी, वो भी अगर जहां पर हाई होते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर जो ओवरऑल कंपाउंडिंग रिटर्न्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरीके से इक्विटी में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप पर ट्रांजैक्शन कितने चार्जेस हैं या ब्रोकरेज कितनी लगेगी वहां पर। तो जहां पर मिनिमल एक्सपेंसेस हो वहां पर इनको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वहीं पर अकाउंट्स अपने खुलवाने चाहिए, क्योंकि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंसेस का कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर आपके एक्सपेंसेस लो होंगे तो आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है रिटर्न कमा पाएंगे और पैसे पे जो है रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। थर्ड रूल, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स। देखिए, मार्केट्स में उतार और चढ़ाव आते हैं, कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आप जो है अपने बिल्कुल हाई पर बेच दें मार्केट्स के और बिल्कुल बॉटम पे खरीद लें, क्योंकि नोबडी कैन जज द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट में कोई भी फैक्टर प्ले आउट हो सकता है जो किसी की भी पहुंच से
बाहर है। हमने पीछे भी देखा जिस तरीके से कोविड आया था, वो एक ऐसा फैक्टर था जो पूरे एक 100 साल की साइकिल में इस तरीके का कोई फैक्टर आया था। देयर आर जनरेशंस जिन्होंने इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा। तो मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त कोविड आया था, लॉकडाउन होने शुरू हुए थे, मार्केट ने अपना लो तब तक बना लिया था और पूरे लॉकडाउन के दौरान मार्केट्स बढ़ते रहे क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी लो पर आ चुके थे। तो दोस्तों, कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ज्यादातर ये देखा गया है कि लोगों में जब तेजी आती है तो बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस होता है और लोग बाग तब अपने पैसे को डालते जाते हैं, और जब मंदा आता है तो लोग बाग पैसे को निकाल लेते हैं, ये डरते हुए कि और मंदा आएगा। मगर ऐसा नहीं है। हमें कभी भी मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, और जिन कंपनीज में भी हमने इन्वेस्ट करा है या जिन फंड्स में भी हमने इन्वेस्ट करा है, हमें एक पेशेंस के साथ, एक अप्रोच के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में क्लैरिटी रखनी चाहिए, तभी हम कंपाउंडिंग रिटर्न्स लेकर आ सकते हैं अपने पैसे पे। चौथा प्रिंसिपल है दोस्तों, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। अगर आप एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टर है तो आप अपने पोर्टफोलियो में केवल 15 से 20 ही स्टॉक्स रखें, क्योंकि अगर आप एक पोर्टफोलियो ऐसा बना लेते हैं जहां 50 स्टॉक या 100 स्टॉक्स है, तो आप उनका ट्रैक नहीं रख सकते और आप सारी कंपनियों को समय के साथ इवेल्युएट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये भी दर्शाता है कि आपको या किसी को मार्केट की समझ नहीं है, या हम जो है किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक बेसिक डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वो बेसिक डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहां पे एक फंड मैनेजर जो है उसको नॉलेज है और वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर एक इंडेक्स फंड में करें जहां एक पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाई देती है। तो अपने पोर्टफोलियो को कभी भी या अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे तो जो रिटर्न्स आएंगे, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर शेयर आपके पोर्टफोलियो में है जो 10 टाइम्स हो गया और उसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपने मान लीजिए अपनी कैपिटल का 1% ही इन्वेस्टमेंट कराया और वो 10 गुना हो भी गया 5 साल में, तो भी आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज पर है या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर है उसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। उसको एक, अगर हम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर है तो केवल 15 से 20 शेयर्स के पोर्टफोलियो में ही रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस है अगर वहां रिटर्न आता है या समय के साथ आएगा तो वो पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट करेगा और पैसे पे एक कंपाउंडिंग इंपैक्ट दिखाई देगा वहां पर। दोस्तों, फिफ्थ प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ सनराइज सेक्टर कंपनीज और ऐसे सिंपल बिजनेसेस में जहां पर एक फूल भी उस बिजनेसेस को चला सके। जैसा कि वॉरेन बफेट ने 1980s में कोको कोला में इन्वेस्ट किया था, जब वहां पे कोई सीईओ आ गए थे और उन्होंने पैसे को कोको कोला कंपनी की जगह कहीं और डाइवर्सिफाई कर दिया था, और जो है कोको कोला का जो शेयर का प्राइस था वो $2 से भी कम आ गया था। उस वक्त उन्होंने एक सिग्निफिकेंट चंक वहां पर उठाया था। उनका एक ही कहना था कि दिस बिजनेस इज सो सिंपल दैट इवन अ फूल कैन रन दिस। तो टाइम के साथ वहां पे सीईओ चेंज हुआ और बिजनेस ने दोबारा ग्रोथ कैचअप करी, क्योंकि वो फूड एंड बेवरेजेस का सिंपल बिजनेस था और वहां पर सारे जो ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस थे सब कोक के पास थे और जो है उनकी एक ब्रांड इमेज थी, तो दैट बिजनेस वाज सिंपल। तो हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें अगले 20-25 साल, 30 साल में विजिबिलिटी हो, या बिजनेस ऐसा सिंपल होना चाहिए जो किसी के पर्टिकुलर टैलेंट पे खाली बेस्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे सेक्टरों में जब रिटर्न आएगा तो बहुत लंबे समय तक रिटर्न दिखाई देगा। और इसी तरीके से हम अगर कोई फंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि किस सेक्टर से रिलेटेड ये फंड है और उस सेक्टर में आगे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल क्या विजिबिलिटी है। कहीं कोई ये ऐसा सेक्टर तो नहीं है जो सनसेट सेक्टर है, जहां पर जो ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है या आज ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। तो इस तरीके के किसी भी सेक्टर में हमें जो है इन्वेस्ट करने से वहां पर बचना चाहिए। फ्रेंड्स, सिक्स्थ प्रिंसिपल है,
नेवर इन्वेस्ट जस्ट टू अवॉइड टैक्स। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में डाल देता है कि यहाँ 5-6% 7% रिटर्न आएगा तो टैक्स बच जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में अगर एक पैसा जो है 7% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है तो उसको 10 साल से भी ज्यादा जो है डबल होने में लग जाते हैं। और वही पैसा अगर मान लीजिए आपका 20% के हिसाब से कंपाउंड होता है तो वो 4 साल में डबल हो जाएगा, और अगर वो 26% के हिसाब से कंपाउंड होता है तो वो 3 साल में डबल हो जाएगा। तो हमें केवल टैक्स अवॉइड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक रिटर्न के हिसाब से लेना चाहिए। अगर कहीं पर कंपाउंड रिटर्न ज्यादा आ सकता है और उसकी हमें समझ है तो हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द गोल्डन रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, 7th प्रिंसिपल है नेवर इन्वेस्ट इन पुअर क्वालिटी कंपनीज एंड कंपनीज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। दोस्तों, जो कंपनी अपना आज की तारीख में प्रॉफिट कमा रही है और वो सारा का सारा पैसा या तो डिविडेंड के रूप में दे रही है या सारा पैसा कंपनी से फ्लश आउट कर दे रहे हैं और नया किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं एक पुअर क्वालिटी मैनेजमेंट है। वहां पर ग्रोथ नहीं आएगी शेयर प्राइसेस में क्योंकि वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो हमें क्वालिटी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही है और जो अर्न प्रॉफिट है उसको प्लो बैक कर रही है टू ग्रो द बिजनेस। वहां पर कंपनीज में आगे आने वाले समय में और अच्छा रिटर्न आएगा क्योंकि कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ती है, शेयर प्राइसेस भी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जो कंपनी लगातार नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा कर रही है या बढ़ा रही है, वहां पर हमें देखना चाहिए कि वही कंपनीज क्वालिटी कंपनीज है। और हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जहां पे कंपनीज नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं और वो एक्सपेंड कर रही हैं। हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ हमारे पास ही हो रहा होता है और हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है कि और हम उन प्रोडक्ट्स को भी यूज कर रहे होते हैं। वही कंपनीज ऐसी हैं जो हम पिछले 20 सालों में भी देखेंगे कि कुछ बैंक्स हैं जो काफी बड़े हो गए या कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे थे जिनके जो एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास ही कुछ हो रहा होता है, वो क्वालिटी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं। हम लोग डायरेक्ट उनको आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी जिन म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जहां पे अच्छा मैनेजमेंट है, जिन लोगों ने पीछे हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं, तो हमें वहां पर भी उस इमेज को देखना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, जो वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं और आगे आने वाले टाइम में भी वही लोग जो है या वही कंपनीज जो है रिटर्न बनाकर देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो 8th प्रिंसिपल है डील विद योर इन्वेस्टमेंट्स इनफ्रीक्वेंटली, यानी कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ बार बार छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के एक लॉन्जिविटी के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ आती है। कभी कभी होता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करा है तो मार्केट उसको वेटेज नहीं देता है या मार्केट को उसे आइडेंटिफाई करने में एक समय लग जाता है। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जितनी बार भी हम उसे अल्टेंगे पलटेंगे, बार बार बेचेंगे, खरीदेंगे, तो वहां पे हर जगह फीस लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, हर बार जो है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होते हैं वो भी लगेंगे, तो हमारा पैसा लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत कम से कम छेड़खानी करनी चाहिए जिससे कि वो पैसा लंबे समय तक जो है कंपाउंड हो सके। डोंट एंगेज इन ग्रेटर फूल थ्योरी, दिस इज द 9th गोल्डन रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको लग रहा है कि कोई चीज मार्केट में बहुत महंगी है और आप उसे खरीद लेते हैं ये सोचते हुए कि ये और महंगी हो जाएगी, तो वहां पर दोस्तों हम दूसरे पे पूरी तरीके से बेस्ड हो जाते हैं। हमें ग्रेटर फूल थ्योरी में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज प्रिंसिपली बहुत ज्यादा मार्केट में महंगी हो चुकी है या बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस है तो हमें वहां पर बचना चाहिए और सही समय का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं या सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो आप मोल भाव करके खरीदते हैं या वहां आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज आज जो है सही रेट पर उपलब्ध है। आप ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप पैसा दे देते हैं। इसी तरीके से मार्केट में भी है, जो इन्वेस्टमेंट सही रेट पे मौजूद है
आपको उसी में अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए। ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो आज बहुत महंगी है और फिर और महंगी होकर बिकेगी, ऐसी संभावना में। तो दोस्तों यहां पर कई बार लोग बाग जो है अपने पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे लगातार कंपाउंडिंग रिटर्न्स लाने के लिए इस तरीके की अप्रोच से बचना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट गोल्डन प्रिंसिपल है, स्विच ऑफ द स्क्रीन इफ यू डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू योर शेयर्स। कभी कभी मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट का या आपके शेयर्स का फंडामेंटली कोई भी रोल नहीं होता। कभी कभी टैक्सेस देने के लिए या कभी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई ग्लोबल फैक्टर हो गया, कहीं वार हो गई या कुछ हो गई, उसमें आपका कंपनी का फंडामेंटली कहीं कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप उन उतार चढ़ाव को नहीं देख सकते तो बेहतर ऐसे समय में यही होता है कि आप उस वक्त स्क्रीन को बंद कर दें, अपने इन्वेस्टमेंट को ना ट्रैक करें और उस पर पूरा विश्वास बनाए रखें। क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 10 इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल फॉलो करके किया है, तो देयर इज सम रैशनल। तो आपको विश्वास तभी रह सकता है अपने इन्वेस्टमेंट पे जब आपने एक इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ जो है इन्वेस्ट किया हो। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको ये 10 गोल्डन रूल्स जो है इन्वेस्टमेंट के समझ में आए होंगे। मैं एक बार कन्वीनियंस के लिए 10 के 10 रूल्स जो है पूरे रिपीट कर देता हूं जिससे कि एक बार एक क्लैरिटी हो जाए। फर्स्ट गोल्डन रूल इज इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रैशनल। इफ यू कांट अंडरस्टैंड डोंट इन्वेस्ट। Second golden rule is pay minimal fees and expenses. Third golden rule is don't try to time the markets. Fourth golden principle is don't over diversify. Fifth golden principle is invest in shares of sunrise sector companies and businesses which are simple to understand and even a fool can run it. Sixth golden principle is never invest just to avoid tax. Seventh golden principle is never invest in poor quality companies and companies with corporate governance issues. Eighth golden principle is don't deal with your investments frequently. Ninth golden principle is don't engage in greater fool theory. 10th golden principle is switch off the screen if you don't like what is happening to your shares. फ्रेंड्स अगर आप ये 10 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने एक मैच्योर अप्रोच ले सकते हैं और आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग रिटर्न्स जो है लेकर आ सकते हैं। टेरी स्मिथ ने भी इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ में अपनी बुक में ये सारी चीजें लिखी हैं और इस तरीके की काफी बातों को डिटेल में बताया है। वॉरेन बफेट ने भी इसी तरीके के प्रिंसिपल्स को बार बार रिपीट किया है कि आप वहीं इन्वेस्ट करें जिस चीज की आपको जानकारी हो और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप भी जो है अपने इन्वेस्टमेंट पे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंडिंग रिटर्न्स ला सकते हैं और कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी 20 से 25% या 26% के भी कंपाउंडिंग रिटर्न्स लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको गोल्डन रूल्स के बारे में समझ में आया होगा और आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि हम आने वाले टाइम में इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।